नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की कड़ी में आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी अमवा पर बौर आए। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। संगीत की दुनिया का जाना माना नाम थे पंडित रामविलास शर्मा। शास्त्रीय संगीत उनकी रगों में बहता था। अनेक कठिन रागों को आपने गले में साध रखा था। गले में इतनी मिठास थी, गाने के स्वर ऐसे निकलते थे मानो वसंत की मदमाती हवा समीप से छूती हुई निकल रही है और उसका स्पर्श तन मन में सिहरन उत्पन्न कर रहा है। सीतापुर के कस्बे खैराबाद के गवैये परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पुरखे खैराबाद व आसपास के गांवों के धार्मिक व सांस्कृतिक मंचों पर भजन कीर्तन गाया करते थे। उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन उनकी गायन कला थी। पंडित रामविलास शर्मा के पिता पंडित राम बिहारी शर्मा का गाने बजाने वालों का ख्यातिलब्ध परिवार था। स्वयं भी अच्छे गवैये थे। रामविलास शर्मा बड़े होते गए तथा पिता के साथ मंडलियों व मंचों पर गाने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे गाने में उनकी रुचि बढ़ने लगी, विशेषकर सामान्य रागों से अलग शास्त्रीय रागों के प्रति, जबकि उस समय शास्त्रीय रागों की पकड़ और पहचान उन्हें न थी। किंतु उनका झुकाव नैसर्गिक रूप से शास्त्रीय संगीत की ओर होता चला गया। शास्त्रीय रागों के प्रति झुकाव उन्हें एक गुरु की तलाश करने के लिए प्रेरित करता रहा और उनकी तलाश पूरी हुई खैराबाद के शास्त्रीय रागों के एक जानकार के पास जाकर। उनके ये मुस्लिम गुरु सूफी संगीत के भी विद्वान थे। पंडित रामविलास शर्मा का मन अपने गुरु के पास खूब रमने लगा। अब वे अपने पिता के साथ कम, गुरु के साथ उनकी मंडली में अधिक गाने लगे। एक पंडित का लड़का मुस्लिम गुरु की मंडली में गाए, ये बात पंडित राम बिहारी व उनके परिवार के लोगों को अच्छी नहीं लगती। विरोध तो गांव के अन्य लोग भी करते, किंतु रामविलास को संगीत सीखने की धुन थी, अतः उनके जुनून को कोई विरोध रोक नहीं सकता था। रामविलास गाते और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कला को जाति धर्म की सीमाएं भला कहाँ रोक पाई हैं। किशोर वय की ओर बढ़ते ही पंडित रामविलास शर्मा का विवाह हो गया। खेती बाड़ी वाला परिवार था, रोजगार की तलाश करनी नहीं थी, अतः विवाह के उत्तरदायित्वों को वहन करने में कोई समस्या न थी। ब्याह कर पत्नी घर में आ गई थी, किंतु गायन के जुनूनी पंडित रामविलास शर्मा ने पत्नी को ठीक से देखा भी न था। छोटी सी गुजरिया की तरह घूंघट निकाले गठरी बनी वो कभी रसोई में तो कभी गेहूं चावल चुनती, अनाज फटकती, अम्मा के साथ दिन भर लगी रहती। बाबूजी, हम गुरु महाराज के साथ लखनऊ जाब। एक दिन रामविलास ने डरते डरते पिता से कहा। लखनऊ? वहाँ कौन काम है? पिता ने कड़क आवाज में कहा। गुरुजी को वहाँ गाय का है, ऊ कहिन रहे, हमों का संगत करे का पड़ी। रामविलास ने सिर नीचे करते हुए पिता से कहा। कछु घर का काम भी कर लिया करो, शादी ब्याह हो गया है, कुछ जिम्मेवार बनो। अपने खैराबाद में गाना पर्याप्त नहीं है क्या? यहाँ वैसे नखलऊ, सुने वाले इहों मिल जाई हैं। पिता राम बिहारी कहते जा रहे थे और रामविलास के मन में लखनऊ जाने का निर्णय अडिग होता जा रहा था। वो दिन भी आ गया जब गुरु महाराज के साथ रामविलास लखनऊ आ गए। कार्यक्रम समाप्त होने के एक सप्ताह के पश्चात लौटकर खैराबाद आए तो लखनऊ के बारे में उनके सुर बदल चुके थे। लखनऊ, लखनऊ की कला, लखनऊ के ज़हीन श्रोता, कद्रदान, लखनऊ का सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक सप्ताह में ही लखनऊ की ऐसी हवा लगी कि खैराबाद में उनका मन नहीं लग रहा था। लखनऊ की शाम और वहाँ के मौसम की खनक उनके मन मस्तिष्क में घर करती जा रही थी। लखनऊ में जाकर कुछ करने की इच्छा भी बलवती होती जा रही थी। एक दिन गुरु जी ने रामविलास से बताया कि उनके एक रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं, वो भी गीत संगीत में रुचि रखते हैं। बस फिर क्या था, रामविलास ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे लखनऊ जाकर संगीत साधना करेंगे। यहाँ खैराबाद में क्या रखा है, गाने के मंच व सुधी दर्शक तो लखनऊ में ही हैं। पिता के विरोध के पश्चात भी रामविलास गुरु महाराज के रिश्तेदार के घर लखनऊ पहुँच गए। उस समय साथ में थे अनाज बेचकर लाए कुछ पैसे, ओढ़ने बिछाने की चादर व कुछ कपड़े। युवा रामविलास लखनऊ निवासी युवा गुरु के शिष्य हो गए। लखनऊ में उन्हीं के घर के बाहरी कक्ष में डेरा डाल दिया। अब वे नए गुरु के सानिध्य में राग रागनियों से परिचित होने लगे।
वे उन रागों से भी परिचित हुए जिन्हें सुनकर निराश हृदय में आशा का संचार होने लगे। मृत प्राय शरीर सजीव हो उठे। लगन ऐसी थी कि अति शीघ्र पुराने उस्तादों की भांति राग रागनियों पर अपनी पकड़ बना ली। शनय शनय रामविलास की ख्याति लखनऊ में फैलने लगी। यहाँ के सांस्कृतिक मंचों पर उन्हें बुलाया जाने लगा। बदले में जो पारिश्रमिक मिलता वो उनके लिए पर्याप्त ही नहीं था, बल्कि कुछ पैसे बच भी जाते। लखनऊ के कलापारखी उन्हें खैराबाद से अधिक पारिश्रमिक देते। दिन रामविलास के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था जब आकाशवाणी लखनऊ ने उन्हें गाने के लिए बुलाया। उस दिन रेडियो पर उनके गाए गीत बज उठे। लखनऊ की फिजाओं में तैरते अपने गीतों को सुनकर उन्हें असीमित प्रसन्नता की अनुभूति हुई। रामविलास शर्मा पंडित रामविलास शर्मा के नाम से ख्यातिलब्ध होते गए। अब उन्हें लखनऊ में अपने आशियाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने पैसे बचाकर लखनऊ में ज़मीन ले ली। वो लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे। इसके लिए लखनऊ में अपना घर होना आवश्यक था। वे अपने परिवार को लखनऊ में रखना चाहते थे। परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वो बखूबी समझते थे। उनका स्वप्न पूरा होने में किसी प्रकार का आर्थिक व्यवधान न था, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने वाली एक मशहूर कंपनी ने उनके गानों को रिकॉर्ड कर बाजार में उतार दिया था। एक उम्दा गायक के गाने को लोगों तक पहुंचना ही था, सो पहुंचा। रामविलास का मकान बनकर तैयार हो गया। नाम रखा संगीत भवन। खैराबाद से उन्होंने अपनी पत्नी को बुला लिया। यहाँ रामविलास के 3 पुत्र हुए। उनकी पत्नी ने रामविलास का घर बसा दिया, घर संभाल भी लिया। सीधे सरल स्वभाव की उनकी पत्नी अपने पति के साथ कहीं भी बाहर आती जाती नहीं थी। बाहर जाने में झिझकती थीं, जबकि रामविलास शर्मा कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में आते जाते रहते थे। बच्चे बड़े होने लगे। एक ख्याति प्राप्त पिता के बेटे लखनऊ के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। व्यस्तताओं के कारण पंडित रामविलास शर्मा का गांव आना जाना कम हो गया। माता पिता के देहांत के बाद तो गांव और छूटता चला गया। रामविलास शर्मा को गांव की खेती बाड़ी से कोई मतलब न था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। बच्चे भी पिता को देखकर कुछ करना, कुछ बनना चाहते थे, अतः वे खूब मन लगाकर पढ़ रहे थे। पापा, मेरा चयन NDA अर्थात नेशनल डिफेंस अकादमी में हो गया है, एक दिन बड़े बेटे ने कहा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने प्रसन्न होते हुए कहा। उस दिन उन्हें समय की इतनी शीघ्र व्यतीत हो जाने की अनुभूति हुई कि पता भी नहीं चला, और देखते देखते बच्चे इतने बड़े हो गए। बड़ा बेटा ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। दोनों छोटे बेटे भी नौकरियों में आने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। समय के साथ उनमें से एक सरकारी नौकरी व एक प्राइवेट नौकरी में लग गया। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। पंडित रामविलास शर्मा की उम्र होती जा रही थी। अब वो अपने कुछ उत्तरदायित्वों को पूरा कर देना चाहते थे। बड़े बेटे की पोस्टिंग लखनऊ से दूर दूसरे शहर में हो गई। दोनों छोटे बेटे उनके साथ लखनऊ में ही रहते थे। वे बड़े बेटे का विवाह कर देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लड़की की तलाश प्रारंभ कर दी थी। मिलिट्री में काम करने वाला उनका बेटा अलग रहन सहन में ढल गया था। वो अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता था। उसकी इच्छाओं का सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने उसके लिए लड़की देखना छोड़ दिया। बाबूजी, मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, एक दिन बड़े बेटे ने फ़ोन करके बताया। अच्छी बात है बेटा, आने वाले फागुन की लगन विवाह के लिए ठीक रहेगी, उन्होंने कहा। नहीं बाबूजी, मैं अगले महीने ही उससे विवाह करूँगा, बेटे ने कहा। बच्चों की खुशी में ही पंडित रामविलास शर्मा की खुशी थी। उन्होंने बेटे की पसंद की लड़की से उसका विवाह कर दिया। लड़की नृत्यांगना थी। नृत्य कला में कई पुरस्कार मिल चुके थे उसे। बड़ा बेटा बहू को लेकर अपनी नौकरी वाली जगह पर चला गया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बड़े बेटे की गृहस्थी बस जाने के पश्चात पंडित रामविलास शर्मा ने अपने दोनों बेटों का विवाह अपनी बिरादरी में कर उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए। अब महीने 2 महीने के अंतराल के पश्चात वे कभी कभी अपने गांव भी जाने लगे। वे लोगों से मिलते जुलते, पुराने दिनों को याद करके ना जाने किस सुख की अनुभूति करते कि लखनऊ आने के बाद बहुत दिनों तक पत्नी से उसकी चर्चा करते रहते। उनका गांव यद्यपि वो पुराना गांव नहीं रह गया था, समय के साथ बहुत कुछ बदल गया था।
खैराबाद में ना तो वो भजन गीत गाने वाली मंडली रह गई थी, ना वो मंच, ना वो रसिक श्रोता। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब भी होते, किंतु उनमें तीव्र स्वरों में लाउड स्पीकरों पर बजते फिल्मी भजन, पैरोडी आदि। इन सबके बाद भी गांव में कुछ तो ऐसा शेष था जो पंडित रामविलास शर्मा को भाता। बारिश की प्रथम फुहार के पश्चात मिट्टी से उठने वाली सौंधी महक, सरसों के पीले खेतों और उनमें उड़ने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, अमराइयों में मंजरियों पर उड़ने वाले भौरे और पके आमों की भीनी भीनी सुगंध, जो शहर की भीड़ आपाधापी में न जाने कहाँ विलुप्त हो गई थी, वो उन्हें अब आकर्षित करने लगी थी। अब पंडित रामविलास शर्मा को गांव में खूब सम्मान भी मिलता, अखबारों में अक्सर उनका नाम दिखाई सुनाई देता रहता, रेडियो पर उनके गीतों की स्वर लहरियाँ हवाओं में तैरती रहती। पंडित रामविलास शर्मा के परिवार में प्रसन्नता का एक और अवसर शीघ्र ही आया, जब उनके बड़े पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय के साथ अन्य पोते पोतियों के भी दादा बन गए पंडित रामविलास शर्मा। दोनों छोटे बेटे लखनऊ में उनके साथ रहते थे। बाहर रहने के कारण बड़े बेटे से कभी कभी ही मुलाकात हो पाती थी। पोते को उन्होंने अब तक 2 बार ही देखा था। पोते के साथ वो दोनों मुलाकातें अब तक उन्हें स्मरण हैं। एक तब जब वो 2 वर्ष का था, और दूसरी बार तब जब उसकी दादी का देहांत हुआ था, तब वो 7 वर्ष का था। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। बड़े बेटे से फ़ोन पर बात होती है, दोबारा उसका कुशल क्षेम मिल जाता है। वो मिलिट्री में बड़ा अफसर है, उसे समय नहीं मिलता होगा। उसका इकलौता बेटा खूब पढ़ लिख रहा होगा, सब ठीक ही होगा। पंडित रामविलास शर्मा की शारीरिक सक्रियता अब पहले सी नहीं रही। 70 वर्ष की उम्र हो रही है। पत्नी नहीं, उनके स्थान को अकेलेपन ने भर दिया है। अखबारों में यदा गदा उनके बारे में कहीं कुछ छप जाता है तो छप जाता है। सांस्कृतिक मंचों पर उन्हें अब बुलाया ही नहीं जाता। गाने वालों की नई पौध सामने आ रही है। संगीत में नया रंग, नया फ्लेवर भी सामने आ रहा है। प्रशंसकों से घिरे रहने वाले पंडित रामविलास शर्मा को न जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। दोनों लड़के नौकरी व घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, बहुएं बच्चों के पालन पोषण में। उन्हें खैराबाद के गांव का चौपाल याद आता रहता है। गांव की व पत्नी की स्मृतियों में जीते जीते 7 वर्ष और व्यतीत हो गए। उनका बड़ा पुत्र सेवानिवृत्त हो गया और दिल्ली में बस गया। उम्र के प्रभाव के कारण पंडित रामविलास शर्मा अधिक चल फिर नहीं पाते। घर में किसी प्रकार छड़ी लेकर चलते, मात्र अपनी दैनिक कार्यों को कर पाते। उनके लखनऊ वाले गुरुजी का बेटा एक दिन उनसे मिलने आया। वो उन्हें पिता तुल्य मानता था, उनका बड़ा सम्मान करता था। बहुत सन्नाटा लगता है इस उम्र में आकर। जब हमें कद्रदानों की आवश्यकता होती है, तब प्रशंसक हमें अकेला छोड़ देते हैं। मीडिया कर्मी, अखबार वालों को जैसे हम याद ही नहीं रहते। पंडित रामविलास शर्मा ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, नहीं काका, आपकी कला के प्रशंसक हमेशा रहेंगे। रेडियो पर, दूरदर्शन पर आपके गाने बजते हैं। आपकी गायन कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेगी और जीवित रहेगी। गुरु महाराज के बेटे ने समझाते हुए कहा। वो बड़ी देर तक बैठा रहा, बातें करता रहा, पुनः आने का वादा करके चला गया। उसके जाने के पश्चात पंडित रामविलास शर्मा का मन देर तक प्रसन्नता का अनुभव करता रहा। बहुत दिनों के पश्चात उन्हें अपने मन की बात किसी से कहने का अवसर मिला था। जीवन के दिन बस यूं ही व्यतीत होते जा रहे थे। अजीब सा खालीपन जीवन में बढ़ता जा रहा था। बाबूजी, फ़ोन आया है दिल्ली से, बड़े भैया नहीं रहे। एक दिन छोटा बेटा ऑफिस से भागता हुआ घर आया। पंडित रामविलास शर्मा का कलेजा धक से रह गया। दोनों बेटे उसी दिन ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ये सोचकर कि भाई की मिट्टी लेकर घर आएंगे, भाभी और उनके बेटे को अकेलेपन की अनुभूति नहीं होने देंगे। पंडित रामविलास शर्मा लखनऊ से इतनी दूर जाने में समर्थ नहीं थे। वे अंतिम बार पुत्र को देखना चाहते थे। वैसे भी न जाने कितने बरस हो गए थे उसे देखे हुए। घर में सब उनके लखनऊ आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबूजी, भाभी की इच्छा है कि भैया का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। यहाँ सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। अभी हम लोग भैया को लेकर घाट पर बस निकलने वाले हैं। फ़ोन पर मंझले बेटे की बात सुनकर पंडित रामविलास शर्मा बेसुध से हो गए, कुछ बोल ना सके। आंसू और शब्द दोनों पाषाण हो गए थे।
बड़े भाई का अंतिम संस्कार कर दोनों बेटे वापस आ गए। उस दिन पंडित रामविलास शर्मा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जीवन में सब कुछ पीछे छूट गया है और वो एक निर्जन मार्ग में अकेले खड़े हैं। बहू अपने बेटे के साथ पराए शहर में अकेले कैसे रहेगी, ये सोचकर उन्होंने छोटे बेटे से बहू के पास फ़ोन करवाया कि वो लखनऊ आकर सबके साथ रहे। यहाँ घर बड़ा है, सबके साथ रहेगी तो जीवन आसान हो जाएगा। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना व अपने बेटे का पालन पोषण कर सकती हूँ। बहू ने यह कहकर यहाँ आने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पंडित रामविलास शर्मा बहू का कुशल क्षेम पूछने के लिए फ़ोन करवाते तो फ़ोन नहीं उठाती और ना ही स्वयं फ़ोन करती। कमज़ोर पड़ता शरीर, धूमिल स्मृतियाँ, अकेलेपन व उदासी से जूझते पंडित रामविलास शर्मा ने जब सुना कि उनका छोटा बेटा जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, किन्हीं कारणों से उसकी नौकरी छूट गई है, उस निराशा भरे समय में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे इस योग्य थे भी तो नहीं, उसे आर्थिक समस्याएं पहले से ही थीं, अब और बढ़ जाएंगी। ये बड़ा सा बंगला किसी ज़माने में उन्होंने सस्ते में बनवाया था, बाह्य रूप से अपनी भव्यता अवश्य दर्शा रहा था, किंतु किसे पता था कि भीतर से उसकी बुनियाद खोखली हो रही है। एक दिन पंडित रामविलास शर्मा इस नश्वर संसार को छोड़कर गोलोक गमन कर गए। उनके निधन का समाचार अखबारों, रेडियो, टीवी पर प्रमुखता से छाया रहा। प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित रामविलास शर्मा नहीं रहे। 1-2 दिनों के पश्चात उनकी चर्चा समाप्त हो गई। उनके भव्य मकान के भीतर अभावों में जीने की जद्दोजहद चल रही थी। अचानक घर वालों को बड़ी बहू के लखनऊ आने की सूचना मिली। सभी खुश थे कि चलो बड़ी बहू के आने से कुछ सहारा हो जाएगा। आखिर भैया मिलिट्री में बड़े अफसर थे, भाभी के पास पैसों की कमी ना होगी, भैया की पेंशन भी ठीक ठाक होगी। भाभी की भलमनसाहत पर सभी को गर्व हो रहा था कि इस कठिन समय में भाभी सहारा बनकर खड़ी हो गई हैं। सभी भाभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भाभी आईं, किंतु भाभी मैं सामान इसी शहर के एक अमीर व्यवसायी की कोठी में चली गई। ये जानकर घर वालों को और आश्चर्य और दुख हुआ कि वो व्यवसायी दूसरी जाति ही नहीं, दूसरे धर्म से संबंधित था, बाल बच्चेदार था। भाभी की उम्र हो चली थी तो जाहिर सी बात थी कि भाभी का मित्र भी उम्र दराज था। लोग कहते हैं कि वो भाभी का उस समय का प्रशंसक था जब भाभी नृत्यांगना थी। वो व्यवसायी उनका मित्र है। अब यही रिश्ता है उसका भाभी के साथ। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। शनैः शनैः 6 वर्ष व्यतीत हो गए। लखनऊ में रहते हुए भी भाभी अपनी ससुराल से कोई संपर्क नहीं रखती, न स्वयं घर आती, न किसी को बुलाती। समय के अंतराल के साथ पंडित रामविलास शर्मा के घर वाले उन्हें विस्मृत कर चुके थे। वे ये भी स्मरण रखना नहीं चाहते कि इस परिवार की कोई और बहू भी इस शहर में रहती है। भैया फ़ोन आया है। एक दिन पंडित रामविलास शर्मा के छोटे बेटे ने बड़े भाई से कहा। किसका? उसी का जहाँ भाभी रहती है। किस लिए? कह रहा था भाभी अस्वस्थ है, उन्हें आकर देख लें। ठीक है, उसने कहा है और तुमने सुना, बस बात खत्म, बड़े भाई ने कहा। देखते देखते कुछ माह और व्यतीत हो गए। घर में सभी जानते थे कि भाभी अस्वस्थ हैं, किंतु किसी ने आपस में ना उनकी चर्चा की न नाम लिया। एक दिन पुनः फ़ोन आया भाभी के देहांत की खबर के साथ। उस व्यवसायी ने जिनकी कोठी में भाभी रहती थीं, उसने कहा कि आप आकर अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दें। वो प्रतीक्षा करता रहा और पंडित रामविलास शर्मा के यहाँ से कोई नहीं गया। सुनने में आया कि उसने आसपास के कुछ हिंदू लोगों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। समय किसी के रोके नहीं रुकता, वो अपनी गति से चलता रहता है। समय इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा कि इस घटना को घटित हुए 8 वर्ष व्यतीत हो गए। बड़ी भाभी जीवित रहते हुए भी सबसे संबंध तोड़ चुकी थी, अतः इतने लंबे अंतराल के पश्चात वो सबकी स्मृतियों से भी ओझल हो चुकी थी। एक दिन अखबारों में छपी एक खबर ने पंडित रामविलास शर्मा के दोनों बेटों, उनके रिश्तेदारों, उनके प्रशंसकों को अचंभित कर दिया। खबर ये थी कि ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक पंडित रामविलास शर्मा के बड़े पुत्र का बेटा बदहाली की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। वो शहर के चौक चौराहों पर अक्सर लोगों से भीख मांगता हुआ पाया जाता है। कर्नल पिता का बेटा अल्प शिक्षित है तथा एक कोठी के आउट हाउस में नौकरों के साथ रहता है। प्रख्यात नृत्यांगना माँ तथा उच्च शिक्षित अधिकारी पिता के बेटे के न पढ़ पाने और इस दुर्दशा के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कोई नहीं जानता।
पैतृक संपत्ति से वंचित पंडित रामविलास शर्मा का प्रौढ़ पोता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सबने अखबार में छपे समाचार को पढ़ा, किंतु सब चुप थे। घर में एक हलचल भरी खामोशी पसरी थी। भैया, हमको अपना परिवार चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। हमें मकान का मेरा हिस्सा दे देते तो उससे हम अपने लिए कुछ कर लेते। सप्ताह 10 दिन ही व्यतीत हुए होंगे कि एक दिन छोटे वाले भाई ने अपने बड़े भाई से कहा। ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे, बड़े भाई ने कहा। दोनों भाइयों ने मिलकर महंगे पॉश कॉलोनी का अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया। उसके स्थान पर दोनों ने नई बस रही कॉलोनी में अलग अलग छोटा और सस्ता मकान ले लिया। देखते देखते पंडित रामविलास शर्मा के संगीत भवन को तोड़कर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, साथ ही घर परिवार का स्वरूप बदलता गया। पंडित रामविलास शर्मा के संगीत भवन के चिन्ह भले ही मिट गए हों, उनके संगीत के स्वर वसंत की सरसराहट भरी मादक हवाओं की भांति लखनऊ की फिजाओं में अब भी तैरते रहते हैं। अमवा पर बौर आए, सरसों फुलाए गई, बगियन में बोले रे कोयलिया है राम, मोरे पियवा बसत परदेस। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी अमवा पर बौर आए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।